आज आगे की बात का अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, राजपूत की बात करें तो सबसे यहाँ देखा जाए तो शक्तिशाली राजा आमेर के मिर्जा राजा सवाई जय सिंह के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, 1699 में 1743 तक रहा ये आमेर के मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। अब देखो, इसकी बात करते हैं। सवाई जय सिंह ने 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि 1727 में जयपुर नगर की स्थापना किसने की? आमेर के मिर्जा राजा सवाई जय सिंह ने। और कब की थी? 1727 में। वह आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। आमेर के स्थान पर किसको राजधानी बनाया? जयपुर को। सवाई जय सिंह का जन्म 1681 में हुआ और 1699 में आमेर के शासक बन गए। तो आमेर के शासक कब बने? 1699 में। आगे अपन बात करते हैं। देखिए, जयपुर के वास्तुकार, जो जयपुर के देखा जाए तो वास्तुकार कौन था? बंगाल के निवासी विद्याधर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विद्याधर है वो जयपुर के वास्तुकार थे। जय सिंह ने मथुरा, जयपुर, उज्जैन, बनारस, दिल्ली में खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए वेधशालाओं का निर्माण कराया। तो जय सिंह ने मथुरा है, जयपुर है, उज्जैन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा ही जाता है कि मथुरा यानी सवाई जो ये जय सिंह है उन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया, इनमें से कौन सी नहीं है? तो 3 आपको सही मिलेगी, एक उसमें गलत मिलेगी। तो इसमें यानी इसकी बात करें जय सिंह की तो मथुरा, जयपुर, उज्जैन, बनारस और दिल्ली। सबसे बड़ी वेधशाला आपकी ये जयपुर वाली है। अब देखो, आगे बात करते हैं अपने। जय सिंह ने जिद यानी मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार करवाया जिनमें खगोल शास्त्र के अध्ययन में मदद मिलती है। तो उसने जय सिंह ने जिद मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार करवाया जिनमें खगोल शास्त्र के अध्ययन में मदद मिलती है। आगे बात करते हैं अपने। 1715 में पिलसुद के युद्ध में सवाई जय सिंह मुगल गवर्नर के रूप में मराठों से को पराजित किया। तो 1715 में बात करें, पिलसुद के युद्ध में सवाई जय सिंह ने मुगल के गवर्नर के रूप में मराठों को क्या है कि पराजित कर दिया था। तो ये पिलसुद वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। जय सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो, 1733 में मंदसौर के युद्ध में मराठों ने सवाई जय सिंह को पराजित किया। तो 1733 मंदसौर के युद्ध में मराठों ने किसको पराजित कर दिया? सवाई जय सिंह को यहाँ पराजित कर देते हैं मंदसौर के युद्ध में। कब होता है? 1733 में। आगे बात करते हैं तो जय सिंह को सवाई की उपाधि, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। जो सवाई है वो उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। तथा जहांदर शाह ने मिर्जा राजा की, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जहांदर शाह ने उसे मिर्जा राजा की उपाधि दी। मिर्जा राजा की उपाधि है किसने दी थी? मुगल बादशाह जो था ना जहांदर शाह, तो उसने मिर्जा राजा की उपाधि दी। और औरंगजेब ने क्या दी थी? सवाई की उपाधि। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छी, बहुत बार पूछा गया है। आगे देखो, बात करते हैं अपने। सवाई जय सिंह व पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच 25 फरवरी 1736 ईस्वी को जाड़ली यानी मालपुरा टोंग नामक गांव में मुलाकात हुई। तो सवाई जय सिंह और पेशवा बाजीराव प्रथम था, उससे मुलाकात है 25 फरवरी 1736 में। कहाँ पर हुई थी? जाड़ली यानी मालपुरा टोंग नामक गांव में मुलाकात हुई थी। सवाई जय सिंह कुशल शासक था, विधिवेता भी था, खगोल शास्त्री भी था, नगर नियोजक भी और वैज्ञानिक भी था। इसमें ये खास बातें थी कि कुशल शासक तो था ही, विधिवेता भी था, खगोल शास्त्री भी था, नगर नियोजक भी था और वैज्ञानिक भी थे। आगे बात करते, जय सिंह ने यानी यूक्लिड के रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद किया। तो जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्व का भी उसने संस्कृत में अनुवाद किया। आगे देखो, अपन बात करते हैं कि सवाई जय सिंह ने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का
प्रयास किया, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। विधवा पुनर्विवाह का आरंभ करने का प्रयास भी सवाई जय सिंह ने किया था। इस समय राजपूताना के राज्यों में मराठा हस्तक्षेप काफी बढ़ गया था। तो इसके समय में राजपूताना, जो राजस्थान की बात करें अपन यहाँ पर, मराठों का ज्यादा हस्तक्षेप वो बढ़ गया था। मराठा आक्रमण और चौथ वसूल से राजपूत राज्य परेशान थे। तो मराठा है वो आक्रमण कर रहे थे, चौथ वसूल रहे थे, कर था ये, और इससे राजपूत है बहुत परेशान हो गए, जनता भी। तथा बूंदी राज्य में मराठों के खुले हस्तक्षेप ने राजपूत नरेशों की आंखें खोल दी। तो सबसे पहले मराठों ने बूंदी को यहाँ पर चौथ वसूलने का काम किया था बूंदी राज्य पर। तो इससे क्या है कि कहा जा सकता है तो काफी परेशान हो गए राजपूत नरेश। राजपूत शासन में मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। देखो यहाँ अपन बात करते हैं क्वेश्चन की कि अब मराठों इस तरह वो आक्रमण करके चौथ वसूल रहे थे। तो इससे सभी राजपूत शासक एक जगह हुए। 17 जुलाई 1734 में डेट भी पूछी गई है कि राजपूत राजाओं ने मेवाड़ की सीमा पर स्थित हुरडा, हुरडा का है वर्तमान भीलवाड़ा नामक स्थान पर सम्मेलन किया था। ये पूछा गया है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ, 17 जुलाई। या वर्षा, कई जगह देखो इसमें वर्षा काल भी मिलता है ना, वर्षा काल, ये भी ध्यान रखना। तो 17 जुलाई 1734 में राजपूत राजाओं ने मेवाड़ की सीमा पर हुरडा, तो हुरडा जगह का नाम है, भीलवाड़ा नामक स्थान पर हुआ। इसमें देखो जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अब्बे सिंह, नागौर के बख्त सिंह, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय, और कोटा के रुजनसाल, और बीकानेर के जोरावर सिंह, बूंदी के दलेल सिंह आदि सम्मिलित हुए। कौन कौन, देखो इसकी अध्यक्षता है वो सवाई जय सिंह द्वितीय, इसने की थी, ये ध्यान रखना, अध्यक्षता है वो सवाई जय सिंह ने की थी। तो जोधपुर के कौन थे, अभय सिंह, नागौर की बख्त सिंह, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय, और कोटा के दुर्जन साल, और बीकानेर के जोरावर सिंह, बूंदी के दलेर सिंह, ये सारे सम्मिलित हुए थे मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए। अब देखो इसमें आ गया ना ये नाम कि इसकी अध्यक्षता है वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी, ये ध्यान रखना है। यानी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। देखो इसने की थी, थोड़ा सा मैं यहाँ चूक गया था दोस्तों, जगत सिंह द्वितीय ने जो मेवाड़ का था ये उसने की थी, है ना, ये ध्यान रखना। मैंने वो सवाई जय सिंह यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर है मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी मेवाड़ की, यानी जो इसकी अध्यक्षता है वो किसने की थी, उड़ा सम्मेलन की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जगत सिंह द्वितीय ने, ये ध्यान रखना है। अब देखो उड़ा सम्मेलन में ये तय हुआ कि सभी राजपूत शासक रामपुरा में एकत्रित होकर मराठों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करेंगे, किंतु उड़ा सम्मेलन असफल रहा। कि सारे राजपूत रामपुरा में एकत्रित होकर के और सैनिक कार्रवाई करेंगे, ये बात रखी गई थी। अब देखो आगे बात करते हैं अपने, तो उड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए, ये कहाँ आ गया वो, तो जगत सिंह द्वितीय ने की थी। अब देखो ये सही है ना, हाँ। अब बात करते हैं, ये क्या आ गया, देखो सवाई जय सिंह मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह माधव सिंह में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। सवाई जय सिंह की जब मृत्यु हो गई तो ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच में संघर्ष हो गया, और माधव सिंह मराठों की सहायता से ईश्वरी सिंह का विरोध किया। तो माधव सिंह है वो मराठों के पास चला गया था और उसने राजा बनने की कोशिश की थी, और ईश्वरी सिंह ने मराठों की मांग से तंग आकर, ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि मराठों की मांग से तंग आकर 1750 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी, किसने, ईश्वरी सिंह ने। 1787 में जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर महाराजा महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना ने महादजी सिंधिया की सेना को तुंगा के युद्ध में दौसा में पराजित किया। ये तुंगा का युद्ध है वो पूछा गया है, वो आपका 1787 में जयपुर के शासक महाराणा प्रताप सिंह और जोधपुर महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना ने महादजी सिंधिया यानी जो मराठा था ये, उसकी सेना को तुंगा के युद्ध में तुंगा के युद्ध में पराजित किया था। तुंगा का है दौसा में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे मैसूर की।
मैसूर की बात करें तो मैसूर पहले विजयनगर राज्य का दिन था। किसका दिन था? विजयनगर। और मैसूर वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में है, ये भी ध्यान रखना। 1612 में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। तो 1612 में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने क्या किया? राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। मैसूर के राजा को क्या दी? उपाधि दी थी। मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई थी। तो मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेष है उस पर हुई थी। आगे बात करते हैं अपन, ये लो। वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राज द्वितीय था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाडियार वंश के अंतिम शासक कौन थे? चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासनकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता किसके पास थी? देवराज और नंजराज, कई जगह नंदराज भी मिलता है, नंजराज के हाथों में थी। तो वास्तविक सत्ता है इस चिक्का कृष्ण राज द्वितीय के समय ये देवराज और नंजराज के हाथों में थी। मैसूर पर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा, जबकि निजाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। तो निजाम है मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। अब आगे बात करते, देखो ये लो। 1719 में हुई दिल्ली समझौते के तहत मुगल सम्राट ने मैसूर से चौथ वसूली का अधिकार मराठों को दे दिया था। तो 1719 की बात करें, दिल्ली समझौते के तहत मुगल सम्राट ने मैसूर से चौथ वसूली का अधिकार किसको दे दिया? मराठों को। 1749 में हैदर अली ने नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में सैनिक जीवन की शुरुआत की। तो हैदर अली है, उन्होंने जो प्लासी का युद्ध लड़ा ना 1757 में अंग्रेजों से, तो वो उसने यहाँ से शुरुआत की थी। हैदर अली ने नंजराज के सैनिक के अधिकारी के रूप में उन्होंने जीवन की शुरुआत की थी। अब देखो बात करें हैदर अली, ये लो। हैदर अली का जन्म 1722 में उदीकोट कर्नाटक में हुआ था और उसके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर, पिता का नाम क्या था? फतेह मोहम्मद मैसूर राज्य में एक सेनापति थे। हैदर अली दादा वहलोल लोधी पंजाब से आकर गुलबर्गा में बस गए थे। तो हैदर अली के दादा है वहलोल लोधी पंजाब से आकर का गुलबर्गा में बस गए थे। 1722 में हैदर अली डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर का फौजदार बना था। ये पूछा गया कि वह ना 1755 में हैदर अली डिंडीगुल यानी तमिलनाडु का नगर है ये, उसमें क्या बन गए? फौजदार बन गए थे। इसी वर्ष हैदर अली डिंडीगुल में ही तोप और गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया। तो उसी समय उन्होंने गोला बारूद का कारखाना है वो फ्रांसीसियों की मदद से उन्होंने स्थापित किया था हैदर अली ने। ये देखो, अब देखो हैदर अली अपने निरक्षरता और छुपाने के लिए खंडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सहयोगी बनाया। तो अनपढ़ था तो उसने खंडेराव ब्राह्मण को अपना सहयोगी बनाया। अब देखो मैसूर पर निरंतर मराठा आक्रमणों के कारण राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर मराठा आक्रमण का भय था। तो राजधानी थी मैसूर की श्रीरंगपट्टनम पर क्या मराठों का आक्रमण का भय था। अतः हैदर अली ने 1761 में मैसूर के यानी 1761 में मैसूर के राज शासन में मराठा ब्राह्मण खंडेराव की मदद से नंजराज को पराजित करके अधिकार कर लिया। अब देखो इसमें बात आती है तो ये थोड़ी सी डेट यहाँ मुझे मिसप्रिंट लग रही है यहाँ पर हैदर अली, क्योंकि हाँ हैदर अली देखो यहाँ पर ये जो प्रथम युद्ध लड़ा गया ना ये 69 था, फिर 82 में उसकी मृत्यु हो जाती है ना ये हैदर अली की, टीपू सुल्तान आ जाता है ना। तो देखो उसने क्या है, हैदर अली ने 1761 में मैसूर के राज शासन पर यानी हैदर अली ने
1761 में मैसूर के राजसिंह पर मराठा ब्राह्मण खंडेराव की मदद से नंदराज को पराजित करके अधिकार कर लिया था। वो जो मैंने आपको एक पीछे बताया ना पलासी का युद्ध, वो था भाई सिराजुद्दौला, जो 1757 में मैंने वो बताया ना, यहाँ पर था वो सिराजुद्दौला, ठीक है, वो अलग था, ठीक है ना। ये मैसूर वाला है। मैसूर का युद्ध 4 लड़के थे ना, जिसमें गुणचित्र से हैदर अली, फिर द्वितीय की बात करें तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 82 में। फिर टीपू सुल्तान आता है, जो दो मैसूर कर्नाटक युद्ध लड़ते हैं, जो 17 यानी लगभग इसकी है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ये अलग कहानी है ना। एक बार देखो, अब देखो मैसूर नियंत्रण मराठा आक्रमण के कारण राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर मराठा आक्रमण का भय था, और हैदर अली 1761 में मैसूर के राजसिंह मराठा ब्राह्मण खंडेराव की मदद से नंदराज को पराजित करके अधिकार कर लिया था 61 में। और हैदर अली 64, 66 और 71 में मराठा के आक्रमण हुए थे। अब देखो आगे बात करें तो 1764 में हैदर को मराठों ने हलीबली के युद्ध में हराया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 1764 में हैदर को मराठों ने हलीबली के युद्ध में हराया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, ये लो, अब देखो फ्रांसीसी सेनापति दल्लातुर, फ्रांसीसी सेनापति कौन था? दल्लातुर हैदर के अधीन कार्य करता था। और हैदर अली ने कहा कि अंग्रेजों को पहले यानी अकाट से बाहर निकालेंगे फिर भारत से। तो हैदर अली ने पहले कहा अंग्रेजों को कहाँ से? अकाट से बाहर निकालेंगे फिर भारत से। यूरोपीय नमूने से सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदर अली था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि यूरोपीय नमूने से सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? हैदर अली था। आगे बात करते हैं अपन प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में होता है ये। और यहाँ पर देखिए ये युद्ध अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण हुआ था। तो अंग्रेज है अपने साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। हैदर की फ्रांसीसियों से मित्रता, तो फ्रांसीसियों नजदीकी थी हैदर अली की, और कर्नाटक के नवाब अंग्रेजों का मित्र से शत्रुता का इस युद्ध का कारण था। तो कर्नाटक के नवाब अंग्रेजों का मित्र था, तो इस कारण से इनके बीच में शत्रुता हो गई थी। 1767 में हैदर अली एक अंग्रेज जहाज को भी नष्ट कर दिया। तो ये यहाँ पर अंग्रेज काफी नाराज हो जाते हैं कि 1767 में हैदर ने क्या है, एक अंग्रेज जहाज को नष्ट कर दिया। आगे बात करते अपन कि अंग्रेजों ने मराठा और निजाम को साथ लेकर यानी हैदर के विरुद्ध त्रिकूट का निर्माण किया। तो अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को साथ लेकर के एक त्रिकूट का निर्माण करता है हैदर अली के खिलाफ। हैदर ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए निजाम को प्रदेश तथा मराठों को 18 लाख रुपए नगद और शेष राशि बदले कोलार का प्रदेश यानी कुल 35 लाख रुपए देकर अपनी ओर मिला लिया। और इसमें बंगाल के गवर्नर वेरेलस्ट थे। कौन थे? वेरेलस्ट। तो देखो निजाम को भी हैदर अली ने अपनी तरफ कूटनीति का प्रयोग करते हुए मिला लिया था। 18 लाख रुपए मराठों को नगद और शेष राशि है वो कोलार का प्रदेश कुल 35 लाख रुपए देकर अपनी ओर मिला लिया था। अब देखो आगे क्या होता है कि अंग्रेज सेनापति जोसेफ विस्मिथ ने सितंबर 1767 में यानी चंगामा एवं त्रिनोमोली के युद्ध में हैदर एवं निजाम को परास्त कर दिया। तो अंग्रेज सेनापति जोसेफ विस्मिथ ने सितंबर 1767 में यानी चंगामा व त्रिनोमोली तिरुवन्नामलाई के युद्ध में हैदर एवं निजाम को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। अब देखो बात करते हैं अंग्रेजों की अंत में पराजय हुई और हैदर अली मद्रास तक पहुंच गया। और 1769 में मद्रास के गवर्नर स्मिथ ने मद्रास की संधि की। तो जब हैदर अली ने विजय प्राप्त कर ली तो
1769 में मद्रास के गवर्नर ने मद्रास की संधि की थी, जिसके तहत अनुसार दोनों पक्षों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को सौंप दिया। आपस में जो जीते गए प्रदेश है वो वापस सौंप दिया। अंग्रेजों ने जीता वो अंग्रेजों ने, और इधर ने जीता वो इधर ने सौंप दिया था। अब देखो, तथा एक दूसरे के शत्रु के रक्षा करने का वचन भी दिया था। तो कोई आक्रमण होगा तो एक दूसरे का रक्षा भी करेगा, ये भी संधि के तहत शर्तें रखी गई थी। अंग्रेजों को युद्ध के हार जाने के रूप में एक बड़ी रकम भी हैदर को देनी पड़ी। तो अंग्रेजों को युद्ध के हार जाने के रूप में एक बड़ी रकम भी हैदर को देनी अंग्रेजों ने दिया था हैदर अली को। तथा क्रूर का क्षेत्र हैदर ने अपने पास रखा, और हैदर अली ने यह संधि वास्तव में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के नाम पर की थी। जॉर्ज तृतीय था उसमें, तथा कंपनी का अस्तित्व ही नकार दिया था, कंपनी का अस्तित्व भी नकार दिया था। अब देखो आगे बात करते हैं अपन, ये लो। अब देखो इसमें आगे दे रखा है वेदनूर, कई जगह वेदनूर भी मिलता है, और सुंडा, केंद्रा, गुटी एवं शेरा हैदर अली द्वारा विजित क्षेत्र थे। तो देखो वेदनूर है, सुंडा है, केंद्रा है, गुट्टी है, शेरा है, हैदर अली द्वारा ये जीते गए प्रदेश थे। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चलता है। ये देखिए इसकी बात करते हैं अपन, ये लो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84। अंग्रेज हैदर अली को दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु मानते थे। मद्रास संधि की शर्तों के तहत जब मराठों ने 1771 में हैदर पर आक्रमण किया, तब अंग्रेजों ने हैदर की मदद नहीं की। जब मराठों ने आक्रमण किया 1771 में, तो वचन तो दोनों ने जो मद्रास संधि के तहत किया गया कि अगर हैदर पर आक्रमण करे तो अंग्रेज मदद करे, और अंग्रेजों पर अगर मराठा आक्रमण करते हैं तो हैदर मदद करे। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज है वो मदद नहीं करते। तो इसके अलावा गुंटूर पर हैदर का अधिकार, यानी इसके अलावा गुंटूर पर हैदर अधिकार करना चाहता था। अब देखो बात करते हैं अपन इसकी। 1773 में अंग्रेजों ने मैसूर की सीमा पर स्थित फ्रांसीसी कोठी माहे पर नियंत्रण कर लिया। 1773 की बात करें, अंग्रेजों ने मैसूर की सीमा पर स्थित फ्रांसीसी कोठी माहे पर नियंत्रण कर लिया था, और जो युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। तो ये पूछा जा सकता है, युद्ध का तात्कालिक कारण है वो मैसूर की सीमा पर फ्रांसीसी कोठी माहे पर नियंत्रण कर लिया था अंग्रेजों ने। अब देखो हैदर अली ने फिर एक बार निजाम और मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि की और त्रिगुट बनाया। तो हैदर अली ने फिर एक बार निजाम और मराठों अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिगुट बनाया। 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। तो 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण के द्वितीय युद्ध की शुरुआत है 1780 में की थी। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर कूटनीति से निजाम और मराठों को अपने पक्ष में कर लिया। यहाँ पर अंग्रेज क्या करता है, निजाम और मराठों को अपने पक्ष में कर लेता है, फिर हैदर अली यहाँ पर अकेला पड़ जाता है। देखिए कि हैदर अली अंग्रेज जनरल बेली को काजीवरम के युद्ध में पराजित। देखो हैदर अली ने यानी अंग्रेज जनरल कौन था, बेली को काजीवरम के युद्ध में, किसके युद्ध में, काजीवरम के युद्ध में पराजित कर देता है ना। ये देखो काजीवरम, देखो ये स्विच छूट गया ना, कि बेली को काजीवरम के युद्ध में हैदर अली ने, इधर तो नहीं रह गया, हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बेली को काजीवरम के युद्ध में पराजित कर बेली को पराजित कर क्या करता है, आरकाट यानी आरकाट पर कब्जा कर लिया है। तो बेली है उसको पराजित कर देता है हैदर अली काजीवरम, ठीक है ना। और 10 सितंबर 1780 को टीपू ने जनरल बेली को पोलीलूर नामक स्थान पर बुरी तरह हराया। तो जनरल बेली को और भी उन्होंने पोलीलूर नामक स्थान पर बुरी तरह हराया था। आगे बात करें 1781 में जनरल आयरकुड ने पोर्टो नोवा सोलिदपुर के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। अब देखो ये
जनरल कौन था? आयरकुट। उन्होंने पोर्टो नोवा और सोलिदपुर के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। 1782 में पोली यानी पोली पोलीलोरल, क्या नाम है, पोलीलोरल का युद्ध निर्णायक रहा। कोई जीत हार यहाँ पर नहीं निकला था। 1782 में पोलीलोरल का युद्ध निर्णायक रहा। अब देखो बात करते हैं अपने आगे की कि 1782 में हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट को पराजित कर युद्ध बंदी बना लिया था। तो 1782 में हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट को पराजित कर युद्ध बंदी बना लिया। अब पोर्टो नोवा युद्ध के दौरान युद्ध में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जो पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था, इस दौरान हैदर अली क्या घायल हो गया था। तो 7 दिसंबर और 1782 में हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये तो डेट थोड़ी याद रखना आप। आगे बात करते देखो कि इस युद्ध के दौरान मंगलोर प्रम्बक्रम, देखो दोबारा देखिए, इस युद्ध के दौरान मंगलोर प्रम्बकम स्थानों पर भी लड़ाइयां हुई थी। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा और अंग्रेज ब्रिगेडियर मैथ्यूज को भी बंदी बनाया। तो टीपू सुल्तान ने किसको बंदी बना लिया? ब्रिगेडियर मैथ्यूज को। दोनों पक्षों में 1784 में मंगलोर की संधि हो गई। तो दोनों पक्षों में 1784 में कौन सी, ये पूछी जाती है कि मंगलोर की संधि कब हुई थी? तो 1784 में, जिसके तहत दोनों पक्षों एक दूसरे के लूटे हुए प्रदेशों को लौटा दिए। और इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल वारियर ने हेस्टिंग्स था, ये भी याद रखना। उस समय बंगाल का गवर्नर वारियर ने हेस्टिंग्स था। अब बात करते हैं अपन आगे की। मंगलोर की संधि मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी, यानी मंगलोर की संधि मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच हुई थी। ये याद रखना, मंगलोर की संधि मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? 1784 में। संधि की शर्तें वारेन हेस्टिंग को पसंद नहीं थी और कहा कि मैकार्टनी संधि के बावजूद कर्नाटक खो देगा। तो मैकार्टनी संधि के बावजूद क्या, कर्नाटक को भी खो देगा। अब टीपू सुल्तान 1782 से 1799, इसकी बात करते तो देखिए, ये लो इसने क्या क्या किया था। देखिए, टीपू सुल्तान की उपाधि धारण की और 1787 में अपना नाम के सिक्के चलाए। तो टीपू ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था टीपू ने खुतबा में अपना नाम शामिल करवाया तथा शासक की वैधता के लिए खलीफा से सनद का अनुरोध किया। तो पहले खुतबा अपना नाम शामिल करवाया और शासन की वैधता मोहर लगाने के लिए खलीफा से क्या है, सनद का अनुरोध किया। उसने वर्ष और महीनों के हिंदी नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग भी किया। तो वर्ष व महीनों के हिंदी नामों के स्थान पर अरबी नामों का उन्होंने किया और नए पंचांग को उन्होंने प्रारंभ किया था। आगे बात करते देखिए कि 1784 में टीपू ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में बांट दिया था। कितने प्रांतों में? 7 प्रांतों, जिन्हें आसपी टुकड़ी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? आसपी टुकड़ी कहते थे। टीपू ने सिक्कों पर हिंदू देवताओं शिव पार्वती के चित्र अंकित करवाए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम कि टीपू के सिक्कों पर हिंदू, यानी ऐसा कौन सा शासक था मुस्लिम जो हिंदू देवी देवताओं के शिव और पार्वती के चित्र अंकित करवाए? तो टीपू सुल्तान। टीपू ने श्रृंगेरी के मंदिर में मरम्मत के लिए और शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टीपू ने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत करवाने के लिए और शारदा देवी की मूर्ति स्थापना के लिए भी धन भी दिया था। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित रघुनाथ नरसिंह के मंदिरों की पूजा में भी हस्तक्षेप नहीं किया। तो टीपू ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित जो रघुनाथ सिंह के मंदिरों की पूजा में भी हस्तक्षेप उन्होंने नहीं किया था।
आगे देखो इसकी बात करें, टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था जिसने पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाया। तो टीपू ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को उन्होंने अपनाया था। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति में प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बनाई। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था टीपू और उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी। अब देखो इसका सदस्य भी उन्होंने बना था। अब देखो टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र का वृक्ष भी लगाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र का वृक्ष कहाँ लगाया, श्रीरंगपट्टनम में, क्योंकि टीपू के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत और गहरी छाप छोड़ी थी। तो फ्रांस में जो क्रांति थी उसके सिद्धांत काफी गहरी छाप छोड़ दी थी और वे स्वयं नागरिक टीपू कहलाना पसंद नहीं किया। वो स्वयं को नागरिक टीपू कहलाना पसंद नहीं किया। अब देखो आगे अपन बात करते हैं इसकी, और रह गया कि इधर ये लो। इसके बाद में टीपू देखो क्या करता है, टीपू ने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाए तथा अरब, तुर्की, फ्रांस, काबुल और मॉरिशस में दूत मंडल भेजा। तो टीपू समकालीन विदेशी राज्यों में संबंध अच्छे बढ़ाए। उसने क्या है, अरब है, तुर्की है, फ्रांस है, काबुल है, मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे थे, ठीक है ना। और टीपू ने 1796 में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट है, 1796 में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। तब मंगलोर, मुलिदाबाद, दाजिदाबाद में डॉकयार्ड का निर्माण किया। तो मंगलोर है, मुलिदाबाद है और दाजिदाबाद में क्या है, डॉकयार्ड का निर्माण भी किया था। टीपू ने अपनी सेना फ्रांसीसियों की मदद से उन्हीं की तरह से स्थापित की। अपनी नौसेना में फ्रांसीसियों लेफ्टिनेंट रिपो को नियुक्त किया। तो नौसेना है क्योंकि अंग्रेजों को उस समय नौसेना मजबूत थी, तो इस कारण से उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद से क्या है, फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट रिपो को यहाँ नियुक्त किया था ताकि नौसेना है वो मजबूत हो सके। आगे की बात करते तो देखिए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा के लिए मस्कट, ओरमुज, जेदा, अदन में व्यापारिक दूत नियुक्त किए। यानी विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मस्कट, ओरमुज, जेदा, अदन में क्या है, अपने व्यापारिक दूत नियुक्त किए और विदेशों में आधुनिक पत्ती के दूतावास स्थापित किए। तो आधुनिक पत्ती के दूतावास भी उन्होंने विदेशों में स्थापित किए। टीपू के प्रशासन में प्रधानमंत्री और वजीर का पद नहीं होता था। तो प्रधानमंत्री और वजीर का पद है, यानी प्रधानमंत्री या वजीर का पद नहीं होता था। मीर आसिफ के अधीन 7 मुख्य विभाग थे। जो मीर आसिफ था उसके अधीन 7 मुख्य विभाग थे। आगे बात करते देखो, टीपू ने जिम्मेदारी व्यवस्था त्याग कर कृषकों को सीधा संपर्क स्थापित किया। तो जिम्मेदारी प्रथा वो होती है जो जमीन के मालिक होते हैं और उसके पास अधिक की जमीन होती है, वो होता है जिम्मेदारी। अब देखो, तो उसने कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित किया और जिम्मेदारों के पैतृक अधिकार समाप्त कर दिए और कृषकों को तकावी ऋण भी दिए गए थे। तो कृषकों को ऋण भी दिए गए थे फसल उगाने के लिए, तकावी ऋण, उधार। भू राजस्व भूमि की उर्वरता सिंचाई सुविधाओं के अनुसार 1/3 से आधे तक लिया जाता था। तो भूमि की उर्वरता और सिंचाई सुविधा के अनुसार कितना, 1/3 से आधे तक लिया जाता था भू राजस्व। अंग्रेज लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा। तो अंग्रेजों लेखकों ने टीपू को क्या कहा, सीधा साधा दैत्य की संज्ञा भी उन्होंने दी थी। आगे बात करते देखो, सिक्का ढलाई, तोल माप की नई पत्तियां प्रचलित की और गैर कानूनी उपकरणों को हटाया, आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया और रेशम उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा दिया उन्होंने, टीपू ने। तो रेशम है, उत्पादन है, व्यापार है, आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण भी करवाया था। मैं अंग्रेजों को स्थल से समाप्त कर सकता हूँ लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता। ये टीपू की कोटेशन बहुत बार पूछी गई है कि मैं अंग्रेजों को स्थल से समाप्त कर सकता हूँ लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता। ये बात टीपू ने कही थी। भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने की बजाय
भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने के बजाय कि शेर की तरह एक दिन जीना पसंद करता है। ये की कोटेशन बहुत बार पूछी गई है। अब देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1790 में होता है ये। और देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये लो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में ये करके और 1792। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मराठा व निजाम त्रिमैत्री संगठन के साथ मिलकर टीपू पर यह आरोप लगाकर आक्रमण किया। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू पर आरोप लगाकर आक्रमण किया कि टीपू फ्रांस से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। तो निजाम है मराठों को अपने अंडर में करके क्या कहता है कि फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है टीपू। इसके अलावा टीपू ने निजाम पर आक्रमण कर गुंटूर प्रदेश छीन लिया था। गुंटूर प्रदेश है वो निजाम से छीन लिया था किसने? टीपू ने। इस युद्ध का तात्कालिकरण टीपू द्वारा 1789 में ट्रावनकोर राज्य पर आक्रमण करना। तो ये तत्कालिक कारण भी पूछा जा सकता है कि इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का 1789 में ट्रावनकोर राज्य पर आक्रमण किया था टीपू ने। और ट्रावनकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था। ट्रावनकोर किसका मित्र राज्य था? अंग्रेजों का। अब देखो बात करते हैं अपने कि टीपू मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित डच दुर्ग यानी कांगनूर एवं आईकोट खरीदना चाहता था। तो टीपू मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित डच दुर्ग और कांगनूर एवं आईकोट खरीदना चाहता था, लेकिन ट्रावनकोर के राजा किसके समर्थक था? अंग्रेजों का। तो उन्होंने खरीदने पर टीपू को नाराज कर दिया। इसने टीपू को क्या है? नाराज कर दिया था। अब देखो आगे वह 1790 में जनरल मिडोज के नेतृत्व में सेना ने मैसूर राज्य पर असफल आक्रमण किया। तो 1790 में जनरल मिडोज के नेतृत्व में सेना ने मैसूर राज्य पर असफल आक्रमण किया। तय 17 दिसंबर 1790 में स्वयं कार्नवालिस ने सैन्य संचालन अपने हाथ में लिया। यहाँ पर थोड़ा सा आगे अंग्रेज पराजित होते दिखाई दे रहे, पराजित हो जाते, ये सफल होने, लेकिन ये सफलता नहीं हुई। फिर क्या है कि जो स्वयं कार्नवालिस है सैन्य संचालन अपने हाथ में लेता है 1790 में। आगे बात करते हैं। मार्च 1792 में अंग्रेजों ने टीपू के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ये संधि बहुत बार पूछी गई है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो मार्च 1792 में, यानी तीसरे महीने में, और अंग्रेजों और टीपू के बीच में हुई थी। अब बात करते अपन, देखिए ये लो, जिसके तहत टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेज और उनके सहयोगियों को दे दिया था। जिसके तहत है टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेज उनके सहयोगियों को दे दिया था। अंग्रेजों को ब्राहमेल, डिंडीगुल, मालाबार मिला। तो देखो जिसके तहत टीपू ने आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को दे दिया, क्योंकि यहाँ पर टीपू है थोड़ा सा पराजित हो जाता है। और अंग्रेजों को वारामाल, डिंडीगुल, मालाबार मिला। मराठों को तुंगभद्रा के उत्तरी भाग मिला और निजाम को पेनार कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। निजाम को पेनार है, कृष्णा है, नदी का बीच का भाग मिला। युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू ने 3 करोड़ रुपये यानी 30 लाख पाउंड देने का वचन दिया गया था। तो क्योंकि टीपू यहाँ पर पराजित हो जाता है तो वो संधि कर लेता है फिर। तो 3 करोड़ रुपये तो उनको हर्जाने के रूप में देने पड़ते हैं, लगभग 30 लाख पाउंड। और ये क्षेत्र छीना गया तो वो अलग। कौन कौन से? देखो, वारामाल, डिंडीगुल, मालाबार, और मराठों को तुंगभद्रा के उत्तर का भाग मिला। निजाम को पेनार कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला और हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपये लगभग 30 लाख पाउंड है वो देने का वचन दिया था टीपू ने। संधि के तहत कौन सी संधि थी? मंगलोर की संधि। देखो ये संधि आप याद रखना, ये क्वेश्चन है। जो कौन सी संधि थी? ये मंगलोर। अभी अपने पढ़े ना ये संधि। देखो ये श्रीरंगपट्टनम, सॉरी भाई ना। देखो मार्च 1792 में श्रीरंग मंगलोर की 1784 में हुई थी। ये है आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब देखो, अब बात करते हैं अपन
3 करोड़ रुपये भुगतान न होने के समय टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहने की शर्त थी और उनके एक पुत्र का नाम अब्दुल खालिक, दूसरे का नाम था मुइजुद्दीन मुइजुद्दीन। तो उनको जब ये 3 करोड़ नहीं देंगे तो दोनों पुत्रों को रखेंगे। तो एक का नाम था अब्दुल खालिक और दूसरे का नाम था मुइजुद्दीन। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर कहा था कि बिना अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए हमने शत्रु को कुचल दिया है। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि की थी उसके तहत उन्होंने कहा कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए ही हमने शत्रु को कुचले दिया है। अब देखो आगे कौन सा युद्ध होता है। आंग्ल चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। ये देखिए, इस युद्ध में टीपू ने नेपोलियन से पत्राचार कर फ्रांस से सहयोग लेने का प्रयास किया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि टीपू ने नेपोलियन से भी पत्राचार किया था और फ्रांस का सहयोग लेना चाहता था। नेपोलियन ने सहायता का आश्वासन दिया था और टीपू ने 99 फ्रांसीसियों का सार्वजनिक सम्मान भी किया था। तो 99 फ्रांसीसियों का सार्वजनिक रूप से उसको सम्मान किया था। अंग्रेजों ने निजाम व मराठों के युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने का समझौता किया। तो अंग्रेजों ने निजाम और मराठों की से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने का समझौता भी किया था। आगे बात करते हैं अपने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था, आर्थर वेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेनापति का था, ऑर्थर भी मिलता है, ऑर्थर वेलेजली या हैरिस व स्टुअर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने टीपू को पराजित किया। तीनों का नाम याद रखना, एक तो ऑर्थर वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट, उन्होंने टीपू को पराजित किया था। स्टुअर्ट ने सदापीर के युद्ध में और हैरिस ने मलावली के युद्ध में टीपू को हराया था। तो स्टुअर्ट ने सदापीर के युद्ध में और हैरिस ने मलावली के युद्ध में टीपू को हरा दिया था और टीपू 4 मई 1799 को राजधानी श्रीरंगपट्टनम से लड़ता हुआ मारा गया था। तो 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में लड़ता हुआ टीपू है वो मारा गया था। थॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा। थॉमस मुनरो ने टीपू क्या कहा था, अशांत आत्मा कहा था। आगे बात करते देखिए, टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य का बंटवारा कर दिया गया था और मराठों ने इस बंटवारे में भाग लेने से इनकार कर दिया। निजाम को गुट्टी, गुरुमकोंडा, चित्रदुर्ग क्षेत्र मिले। तो निजाम को गुट्टी, गुरुमकोंडा, चित्रदुर्ग क्षेत्र मिले। कनारा, कोयम्बटूर, वेनाड, तारपुरम, श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेज साम्राज्य मिला लिया। तो देखो, कनारा है, कोयम्बटूर है, वेनाड है, दारपुरम है, श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। आगे बात करते हैं, मैसूर को जीतने की कोशिश में वेलेजली को आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने मार्क्सविस की उपाधि प्रदान की। तो मैसूर को जीतने की कोशिश में वेलेजली को क्या है, आयरलैंड के लॉर्ड समाज से मार्क्सविस यानी मार्क्सविस की उपाधि प्रदान की थी। अब देखो आगे बात करते हैं अपने चतुर्थ मैसूर युद्ध के बाद, मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलेजली ने घोषणा की कि पूर्व साम्राज्य का हमारे पैरों में है और अब भारत हमारा है। जो चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था, उस विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलेजली ने क्या कहा कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है, जल्दी हम अधिकार कर लेंगे उन पर, तो अब भारत हमारा है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बिठाया। तो अंग्रेजों ने वाडियार वंश का शासक बालक था कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बिठा दिया। उसने मैसूर का एक छोटा सा भाग दे दिया और टीपू के परिवार के सभी सदस्यों को वेल्लूर में कैद कर लिया। तो वेल्लूर में कैद कर दिया था टीपू के सभी परिवार के सदस्यों को। आगे बात करते हैं, लॉर्ड बेंटिंग ने कुशासन के कारण 1831 में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथ में ले लिया। तो लॉर्ड बेंटिंग ने कुशासन के कारण क्या कर दिया, 1831 में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथ में ले लिया था। और लिपन ने 1800
81 में बेंटिंग द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को पुनः पुराने वाडीवार राजवंश को लौटा दिया था। रिपन वापस लौटा देता है वाडीवार राजवंश को, लेकिन लॉर्ड बेंटिंग कुशासन का आरोप लगा 1861 में मैसूर पर कंपनी का अधिकार कर लेता है। लेकिन जो लॉर्ड रिपन है वो वाडीवार राजवंश उसको वापस से लौटा देता है। इसी तरह ये आपको मैंने मुख्य बता दिया है, और आप अगला भाग अपन फिर आगे का भाग देखेंगे। धन्यवाद।